हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे, सोशियोलॉजी सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारा ज्ञान अर्जन भी हो रहा है आपका। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी इन इंडिया। और ये किसके अंतर्गत ही हम अभी कर रहे हैं, पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी की ही स्टडी कर रहे हैं, उसके बहुत वेरियस पर्सपेक्टिव्स को जान रहे हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के बारे में जानेंगे, ठीक है। आज इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी इन इंडिया बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही फेमस है ये, कह सकते हैं ये पूरी थ्योरी, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। इंडियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स यूज बेसिक assumptions of Marxian analysis of understanding of society. In India, this view was also found favor among nationalist leadership after Russian Revolution. तो Russian Revolution के बारे में जानते होंगे आप। कह रही है ये जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी है, ये इसके बाद ही इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वो वहाँ पे कामयाब हो गए थे एक तरह से। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब किसी भी चीज़ का, किसी भी आइडिया, किसी भी नोशन का उस समय ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब वो कहीं किसी क्षेत्र में, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा कामयाबी को हासिल कर लेता है। यानी वो आइडिया बहुत लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है, उस पर बिलीव बनती है इससे हम उन्नति की ओर जाएंगे। दिस न्यू लीडरशिप फेवर्ड दिस अप्रोच विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल जो हमारे देश में चल रहा था, आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उसमें काम किया ये अप्रोच, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस दिस पर्सपेक्टिव वॉज यूज बाय डीपी मुखर्जी। तो इंडिपेंडेंस के पहले डीपी मुखर्जी ने इसका यूज़ किया था, इस पर्सपेक्टिव का। हु कंबाइंड इट विद इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू डेवलप अ मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टू एनालाइज सोशल चेंज। इन्होंने किसको, डीपी मुखर्जी ने क्या किया, इस पर्सपेक्टिव को किससे कनेक्ट कर दिया, किससे जोड़ दिया, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और फिर इससे क्या निकल आया, इसका एक वर्ड टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं मार्क्सोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और जो कि एनालाइज करता है सोशल चेंज को। यानी जो भी सोशल चेंज घटित हो रहा है, इस पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। A.R. देसाई पॉइंटेड द यूज ऑफ दिस पर्सपेक्टिव सिंस 1940s एंड इट इज़ बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड इन हिज सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये इनकी किताब का नाम है। कौन है? A.R. देसाई की किताब का नाम क्या है? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946। 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, उससे पहले ही लिखी गई है, ठीक है। However, this perspective couldn't become very popular because firstly, before independence, British government was strictly opposed to the Marxist thoughts. Secondly, after independence, due to the euphoria generated by the welfare state, euphoria का मतलब ही होता है कि जहाँ पे ये धारणा बन जाती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली राम राज्य को कहा जाता है कि वो यूफोरिया में ही था, एक तरह से उसमें ही समझते थे कि सब बहुत अच्छा है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि पहला इसका कारण ये बना, ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं हो पाया इंडिपेंडेंस के पहले, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी बहुत ही अपोज करती थी इन थॉट्स को, यानी मार्क्सिस्ट अप्रोच को बहुत ज़्यादा, उनके थॉट्स को बहुत अपोज करती थी। दूसरा, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि यूफोरिया जनरेट हो गया वेलफेयर स्टेट का, कि कल्याणकारी राज्य बन चुका है, या उसकी धारणा को लेकर के ज़्यादा लोग इंक्लाइंड हो गए उसकी तरफ। तो क्या हुआ फिर, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव was given a pass, यानी उसको जाने दिया गया एक तरह से। बट दिस पर्सपेक्टिव became popular during the eventful 1970s after an article written by A.R. देसाई titled, तो क्या हो रहा है फिर, इसके बाद क्या हो रहा है, 1970s के बाद ही क्या हो रहा है, एक आर्टिकल लिखा A.R. देसाई ने, जिसका टाइटल था, क्या था, रेलेवेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ 2 रीजन्स। फिर उसके इन्होंने 2 कारण भी बताए। क्या 2 कारण है वो देखिए। 2 decades of planning was unsuccessful in meeting the aspirations of people and their fundamental problems still remain। तो कह रहे कि 2 दशक बीत चुके हैं और जो प्लानिंग की गई है वो अभी भी अनसक्सेसफुल रही है, लोगों की एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पाई हैं, और फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो मूलभूत समस्याएं हैं, वो वैसी की वैसी हैं, ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट देयर वॉज सम डेफिशिएंसी इन इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ कमी तो ज़रूर है कि हम इंडियन सोसाइटी
के इंटरप्रिटेशन यानी उसके व्याख्यान को जानने में असक्षम रह रहे हैं, मतलब उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों चेंजेस नहीं आ पा रहे हैं, क्यों जो हम डिज़ायर्ड चेंज चाहते हैं इंडियन सोसाइटी में, मतलब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इसको डेवलप कंट्री डेवलप सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया, इनिशियली इट वॉज फेल्ड दैट द academic perspective has to just provide inputs for planning rather than suggesting ideological alternatives. After 1970s, the whole conception of planning came under the serious doubt for its apparent failures. तो इन्होंने क्या, इनिशियली ये देखा गया कि जो एकेडमिक पर्सपेक्टिव था वो केवल इनपुट्स देने के लिए, प्लानिंग में इनपुट्स देने के लिए था, ठीक है, rather than suggesting ideological alternative, यानी कि उसके आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स नहीं दे रहे थे। मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट लिया गया, वो मान लीजिए इंडियन सोसाइटी में काम नहीं किया, तो उसका अल्टरनेटिव कुछ तो होना चाहिए, वो देने में सफल नहीं हो पाए। यही कारण हुआ कि इनको फिर आर्टिकल लिखना पड़ा AR देसाई को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आफ्टर 1970 क्या हुआ, कंसेप्शन ऑफ प्लानिंग चेंज हो गया, यानी जो प्लानिंग हम कर रहे थे उसका पूरा कॉन्सेप्ट चेंज किया गया, और ये डाउट में भी आ गया कि जो प्लानिंग पहले कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रही थी। तो डाउट में इसीलिए आया क्योंकि फेलियर हो रहा था, एक के बाद फेलियर्स ही आ रहे थे। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव अटेम्प्टेड टू अंडरस्टैंड द इंडियन सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। तो अब देखिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव देखिए जिसने स्टडी किया इंडियन सोसाइटी को। ठीक है, तो पहला देखिए क्या कह रहे हैं, द मार्क्सिस्ट अप्रोच अंडरस्टैंड society in terms of a process of historical developments in dialectical materialistic terms। तो ये नाम सुना होगा, इनकी किताब का नाम, कार्ल मार्क्स की किताब का नाम ही है डायलेक्टिकल मेटरलिज्म। ठीक है, तो कह रहे हैं ये जो भी आप अप्रोच लेके चलते हैं, यहाँ पे तो मार्क्सिस्ट अप्रोच की बात की जा रही है, लेकिन इसके इतर भी अगर आप कुछ सोचते हैं तो किसी ना किसी चीज़ का तो रेफरेंस लेते हैं, प्रीवियस सोसाइटी को स्टडी करते हैं, फिर प्रेजेंट सोसाइटी को स्टडी करते हैं, फिर उससे ही पता चलता है कि क्या कमियां हैं, हम उतना डिज़ायर्ड डेवलपमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर्स आर द चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल AR देसाई इन हिज बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1946 takes historical materialistic view and understand the process of historical change in Indian society in terms of changing economic activities। तो कह रहे हैं कि जो historical changes दिख रहे हैं और society में various changes आ रहे हैं, उसका कारण क्या बन रहा है, economic activities कारण बन रहा है, क्योंकि economic activities change हो रही हैं, इस वजह से इस तरह का चेंज आ रहा है। ठीक है, किस तरह का चेंज आ रहा है, यानी कि हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी ऐसा हो रहा है जहाँ पे अमीर जो है और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है, उस खाई को हम एक तरह से भर नहीं पा रहे हैं जो एक क्रिएट हो गई थी। ठीक है, दूसरा है द सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस आर सीन एज रूटेड इन प्रोडक्टिव रिलेशंस। द डायनेमिक कॉन्सेप्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशंस। फॉर एग्जाम्पल कैथलीन गो in the context of caste class nexus uses Marxist perspective for generating an understanding of caste and class in society। तो ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग हैं, क्लास और कास्ट। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है जो सोशल स्ट्रक्चर है और जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस पर बेस हो रहे हैं, मूलतः कहाँ रूटेड है, प्रोडक्टिव रिलेशंस में। मतलब कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट जो हैं वो प्रोडक्शन किन से करा रहे हैं, लेबर से करा रहे हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, कैपिटलिस्ट लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से वो गैप बनता जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक जो इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कैथलीन गो का, कि उन्होंने किसके कॉन्टेक्स्ट में स्टडी किया, कास्ट और क्लास के नेक्सस को भी, यानी उसके लिंक को भी स्टडी किया, और क्या यहाँ पे यूज़ किया था, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को यूज़ किया था। ठीक है, ताकि वो एक अंडरस्टैंडिंग बना सके कास्ट और क्लास का जो लिंक बनता है, जो रिलेशन बनता है, वो कैसे हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, वाइल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी primacy is given to the economic infrastructure, culture is seen as rooted in economic infrastructure. This also amounts to rejection of pure ideological views and the faulty interpretation it generates। तो कह रहे हैं जहाँ पे हम जब हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, तो प्राइमरी देखा जाता है कि सोसाइटी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है, और ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहाँ रूटेड होता है, उनके कल्चर में होता है। ठीक है, और इससे क्या रिजेक्ट हुआ, जो प्योर इंडोलॉजिकल व्यू था उसको रिजेक्ट किया गया, और फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस, इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि फॉल्टी इंटरप्रिटेशंस बन रहे थे। ठीक है, फोर्थ देखिए, सोसाइटी इज सीन इन सिस्टमिक टर्म्स ना, conforming
to model of economic interpretation of superstructure. For example, Marxist village studies emphasize more on the understanding of socio-political setup on the basis of network relations woven around the land. तो कह रहे हैं कि सोसाइटी को सिस्टम के तौर पे ही देखा जाता है, एक सिस्टम होता है, उसी में वो डेवलप होता है, गिरता है, बढ़ता है, फिर उसमें चेंजेस आते रहते हैं. कह रहे हैं कि एक हम किसको कॉन्फर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया कि मार्क्सिस्ट विलेज स्टडीज़ बताती हैं कि हम सोशियो पॉलिटिकल सेटअप जो होता है पूरा उस एरिया का, वो कहाँ से आता है, जो रिलेशंस उनके आपस में होते हैं और जो लैंड से भी रिलेशन बनता है. मतलब किसी लोकेलिटी में किसी लैंड पे ही तो रह रहे होंगे, वहाँ पे जो जितने डेवलपमेंट्स होते हैं वो कहाँ किससे गाइडेड होते हैं, इकोनॉमिक उसकी व्यवस्था से. यानी कि अगर इकोनॉमी अच्छी जा रही है तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी जाती हैं, उसी से सारा कुछ होता है. ठीक है. फिफ्थ देखिए, इंडियन सोसाइटी इज स्टडीड ऑन इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मैनी सोशल इंस्टीट्यूशंस आर सीन एज एक्सप्लॉयटेटिव एंड एज एग्जिस्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू. तो कह रहे हैं इंडियन सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट के टर्म्स में भी स्टडी की जाती है. बहुत सारे इसके सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हैं. एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब होता है दूसरे का दोहन कर रहे हैं, जो गरीब हैं उनको बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है. ठीक है. और बेनिफिट किसको पहुंचाया जा रहा है, कुछ ही लोगों को, यानी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट पहुंच रहा है. फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए. जजमानी सिस्टम बताया वॉज इंटरप्रेटेड एज कोहर्सिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय मार्क्सिस्ट लाइक जेराल्डीन बेरेमन. A.R. देसाई वॉज क्रिटिकल ऑफ पिक्चर ऑफ हारमोनियस एंड कोऑपरेटिव नेचर ऑफ इंडियन विलेज. तो जजमानी सिस्टम आप जान ही रहे थे कि जो गरीबों को एक तरह से जब उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती थी तो उनसे वो मदद लेते थे, उस पर बहुत सारा वो इंटरेस्ट लगाते थे, उनकी पीढ़ियाँ उसी में बिक जाती थी उनके इंटरेस्ट को ही चुकाने में. इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था. ये सब आप फिल्मों में भी देख चुके होंगे. ठीक है. तो जो कह रहे हैं A.R. देसाई जो थे वो बता रहे हैं कि क्रिटिकल हो रहे थे किस चीज़ को लेकर के, कि बताया जा रहा है कि बहुत ही हारमोनियस और कोऑपरेटिव नेचर है इंडियन विलेज का, लेकिन ऐसा है नहीं. और असल में जो अमीर है वो अमीर हमेशा ही बना रहता है और गरीब गरीब ही रहता है. सिमिलरली वेरियस विलेज स्टडीज़ अ नंबर ऑफ देम कंपाइल्ड इन हिज बुक रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया. तो इनकी रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया किताब का नाम है. रूरल सोशोलॉजी पढ़ाया भी जाता है MA के पेपर्स में, वो आता भी है, पूरा एक सब्जेक्ट है, मैंने स्टडी किया हुआ है. ठीक है. इन्होंने एसेस क्या किया, वेरियस अदर सोशल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. तो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसको स्टडी किया था. अब देखिए क्या आ रहा है, हाउ एवर मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफिशियंसीज सम ऑफ विच आर. तो अब उसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे, क्या क्या डिफिशियंसीज, क्या क्या कमियां रह गई. इन अ बिट टू गिव इंपॉर्टेंस टू मटीरियल ऑस्पेक्ट इट इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर इन द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. तो कह रहे हैं कि बहुत सारा मटीरियल ऑस्पेक्ट जो सोशोलॉजी है, ये मार्क्सियन सोशोलॉजी है, वो मटीरियल ऑस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन रिलीजन और कल्चर को उतना ध्यान नहीं दिया गया. रिलीजन ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ पीपल इज इन्फ्लुएंस बाय. तो कह रहे हैं इंडिया में रिलीजन का बहुत महत्व है और इसको इग्नोर करना मतलब बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना है. दिस पर्सपेक्टिव इज नॉट कैपेबल ऑफ पोर्ट्रेइंग अ टोटल व्यू ऑफ सोशल रियलिटी इन इंडिया एंड टेक्स ओनली अ मेटलिस्टिक व्यू. तो कह रहे हैं केवल मेटलिस्टिक व्यू ही डिस्कस करता है, पूरी सोशल रियलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ठीक है. किसकी बात हो रही है, मार्क्सियन सोशोलॉजी की. ठीक है. अनदर देखिए डेफिशिएंसी इज इग्नोरिंग कास्ट. As the basis of traditional Hindu social organization, caste was often equated with the class, which generated an simplistic view of pattern of social inequalities. तो कह रहे हैं इन्होंने कास्ट को इग्नोर कर दिया और क्या किया, एक तरह से बिल्कुल ही उस पर चले गए कि इकोनॉमिक पूरा जो ढांचा है उनका किस पे बेस था. यानी इस पूरी जो कह सकते हैं थ्योरी का जो ढांचा पूरा किस पे बेस कर दिया, इकोनॉमिक पे बेस कर दिया. तो फिर यही क्रिटिसिज्म भी बन जाता है. और कह रहे हैं इंडियन सोसाइटी में कास्ट को क्लास से इक्वेट कर दिया जाता है, यानी बराबर कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही ओवर सिंपलिस्टिक व्यू है. ठीक है. सोशल इनइक्वालिटी मतलब होता है जो असमानता है सोशली, उसकी बात हो रही है. तो ये एक तरह से गैप क्रिएट करता ही जाता है, सोशल इनइक्वालिटी इससे बढ़ती ही जाती है. और फिर क्या होता है, एक तरह से जो नीचे यानी लोअर क्लासेस हैं, जो लेबर क्लासेस हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन निरंतर जारी रहता है. तीसरा इनका जो कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म है वो ये, ओवर एम्फेसिस अपॉन conflict led them to overlook aspects of integration and solidarity of Indian society. For example, institutions like Jajmani system and Panchayat were also seen
एज एक्सप्लॉयटेटिव। तो कह रहे हैं कि ओवर इन्फेसिस इसी पे होने पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए और बहुत सारे जो हम किसको ओवरलुक कर गए, इंटीग्रेशन और सॉलिडारिटी जो इंडियन सोसाइटी में पाई जाती है उसको हम इग्नोर कर गए। फॉर एग्जांपल जो जजमानी सिस्टम थे पंचायत से, इनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव ही माना जाता था क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन ही कर रही थी। ठीक है, ओके। तो मार्क्सिस्ट सोशोलॉजी ऑफ AR देसाई ये हम कल करेंगे, तब जाके ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आज हमने केवल मार्क्सियन सोशोलॉजी को देख लिया है कि क्या है। ओके, और इसके बाद इन GS घुर्रे और MN श्रीनिवास, AR देसाई, इन तीनों के जो काम इन्होंने जो इतने किए हैं उसका भी डिफरेंस बताया गया है, किसने क्या किया, किसकी क्या थ्योरी थी और क्या कौन कितनी रेलेवेंट रही है इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो कल करते हैं फिर स्टेट के बारे में भी जानेंगे। इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया हुआ है, बहुत ही चर्चित नाम है, बहुत ही कह सकते हैं कि वन ऑफ द पॉइनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजिकल जो भी पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ते हैं उनमें इनका नाम बहुत आता है। AR देसाई रूरल सोशोलॉजी में भी बहुत चर्चित नाम है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, डोंट टेक बर्डन, अपनी जो स्टडीज़ कर रहे हैं उसमें लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।